जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप जीके का क्वेश्चंस कराऊंगा प्रैक्टिस के रूप में, और आपको थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपको जो भी प्रश्न का आंसर पहले से मालूम हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर काउंट करते चलिएगा। पहला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत का पहला समाचार पत्र जो है ये बंगाल गजट है, और ये जो है शुरू किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, बंगाल गजट, जिसे कलकत्ता जनरल विज्ञापन दाता के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का पहला समाचार पत्र था, और यह एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था जो कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था बंगाल गजट को? 1780 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आप चित्र में देखिए, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। इनका नाम है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट किस देश की थी? आयरलैंड की थी। और ये जो है एनी बेसेंट 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ ऑल इंडियन होम रूल लीग शुरू की थी, और ये जो है साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया की संपादक थी। और 1917 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने ही की थी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, आयरलैंड की ये थी। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? दो ज्वालामुखी की बात हो रही है, ये होगा आपका नारकंडम और बैरन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप नारकंडम और बैरन है, और ये दोनों द्वीप जो है अंडमान सागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ये होगा आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? यही प्रशांत महासागर, और गहरा भी है। जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, महाद्वीप? तो यही होगा एशिया महाद्वीप। और जनसंख्या के मामले में भी एशिया महाद्वीप ही है। तो देखिए, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और एशिया की जनसंख्या जो है पूरे दुनिया का 59.76% के बराबर है। समझ सकते हैं, आधे से ज्यादा आबादी जो है एशिया में ही है। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ये होगा आपका फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए, फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, और फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें और 1,79,000 द्वीप हैं। और राजधानी फिनलैंड की कहाँ है? हेलेंस्की। और फिनलैंड की सबसे बड़ा शहर कौन है? यही है हेलेंस्की, जो कि राजधानी है। किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? बिहार की शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है, और कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, और ये नदी जो है चीन, नेपाल और भारत में बहती है। और यहाँ पे और कुछ नदी के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे कौन सा राज्य की राजधानी बसा है? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो गोमती नदी जो है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? गोमत ताल से हुआ है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और चंबल नदी ये विंध्य पहाड़ी से निकलती है। 9 डिग्री चैनल किसके साथ जुड़ा हुआ है? 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये जो है लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी। इनके अलावा 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछा जाता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान समूह को निकोबार से अलग करता है, और डंकन मार्ग जो है ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान समूह के बीच स्थित है। डायरेक्ट पूछता है कि डंकन मार्ग कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान समूह के बीच में। और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान समूह को निकोबार से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है ये कहाँ है? ये है मिनिकॉय और मालदीव के बीच को अलग करता है। किनको किनको मिनिकॉय करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को।
किस सूची में अधिकतम विषयों की संख्या है? ये जो है आपका राजनीति विज्ञान का प्रश्न है। कौन सी सूची में जो है अधिकतम विषयों की संख्या है? तो ये होगा आपका संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी। संघ सूची जो है केंद्र सरकार का है, यानी कि केंद्र सरकार के पास जो है राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्ति होता है और केंद्र सरकार के पास संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है 25 वर्ष होगा कि 30 वर्ष होगा। अभी कन्फ्यूजन आपका तुरंत खत्म होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 25 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर राज्यसभा का। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, तो 25 वर्ष में भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर राज्यसभा से आप हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तो आप तो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोकसभा का सदस्य या फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं और जो है कोई भी सरकारी सेवा पर नहीं होना चाहिए, तब जो है आप जाकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं और शपथ भी उन्हीं के द्वारा दिलाया जाता है प्रधानमंत्री जी को। अगला देखिए, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन है? सर्वोच्च विधायी निकाय की बात करें तो ये होगा आपका संसद, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इसमें संसद में क्या होता है, कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होता है और 2 सदन होता है। 2 सदन में कौन कौन हो गया? एक हुआ राज्यसभा, राज्यसभा जो है राज्यों की परिषद होता है, और एक होता है लोकसभा, लोकसभा यानी कि जनता का सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति को संसद के सदन को बुलाने या विस्तारित करने या लोकसभा के विघटन का अधिकार है। और 1951 और 1952 के दौरान जो है नए संविधान के तहत पहले आम चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन किस पर भारित होते हैं? तो ये होता है आपका संचित निधि पर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, उस कार्यालय में सेवा करने वालों के पेंशनों के संबंध में या उनके लिए दे सभी वेतन, भत्ते और पेंशन सहित भारत की संचित निधि पर भारित होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, इजराइल की संसद को किस रूप में जाना जाता है? यानी कि जिस तरह से हम लोग संसद कहते हैं सदन को, उसी तरीके से संसद को इजराइल में क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए इजराइल की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है और नेसेट जो है गिबट राम यरूशलेम में स्थित है और इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम ही है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को क्लिक करके ध्यान रखिएगा ऑल नोटिफिकेशन वाला, यानी कि 3 बेल आइकन में से ऊपर वाले को क्लिक करके रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किसके रूप में जाना जाता है? तो ये होता है आपका सीमा शुल्क पर। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर जो है सीमा शुल्क के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, संतुलित आहार में कौन से सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं? सही जवाब होगा विटामिन एवं खनिज, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए संतुलित आहार में विटामिन और खनिज सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं और ऐसा आहार जिसमें प्रत्येक पोषक तत्व की उचित मात्रा हो संतुलित आहार कहलाता है। अगला देखिए, पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ये होगा आपका वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और वृद्धि हार्मोन जो है ये आपका पीयूष ग्रंथि से ही स्राव होता है। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कीजिए। अगला देखिए, टीकाकरण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी?
टीकाकरण जो है एडवर्ड जेनर ने दिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए टीकाकरण तकनीक का विकास एडवर्ड जेनर ने दिया था, और एडवर्ड जेनर जो है एक अंग्रेजी चिकित्सक यानी कि डॉक्टर और वैज्ञानिक थे, और ये जो है चेचक के टीके के अग्रदूत थे। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? ऊष्मा की एसआई इकाई की बात करें तो ये होगा आपका जूल, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ऊष्मा वह ऊर्जा है जिसे तापमान में अंतर के परिणाम स्वरूप एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है, और ऊष्मा की एसआई इकाई जूल है। एक जूल 1 मीटर की दूरी पर एक न्यूटन की बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो ये होगा आपका पृथ्वी के केंद्र में जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो है आपका नहीं होता है। कहाँ पर? पृथ्वी के केंद्र में। इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कोइल को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं एलिमेंट, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इलेक्ट्रिक रूम हीटर का हीटिंग कॉयल विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में स्थानांतरित करता है, और इलेक्ट्रिक हीटर का कोइल नाइक्रोम से बना होता है, और नाइक्रोम में जो है 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है, और एक गर्मागर्म बल्ब में एक विद्युत प्रवाह एक धातु फिलामेंट के माध्यम से पारित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये सब ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कोइल जो है एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर को किस डिवाइस के माध्यम से नापा जाता है? तो ये होगा आपका पैरोमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे कुछ और भी ये डिवाइस भी है, ये सब जो है डिवाइस ही है मापने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पैरोमीटर तो आपका हो गया ज़्यादा टेम्परेचर को नापने के लिए। पैरोस्कोप की मदद से किस चीज़ को मापते हैं? विकिरण ऊष्मा की तीव्रता को मापते हैं। पैरोमीटर आपका ये हो गया अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए। सिस्मोग्राफ काफ़ी पूछा जाता है। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप को पता लगाने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। जाइलोमीटर से क्या होता है? ये लकड़ी के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल होता है। एलपीजी यानी कि रसोई में जो हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं एलपीजी, ये किसका मिश्रण होता है? ये होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये जो है एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन एक हाइड्रोकार्बन है और इसका रासायनिक सूत्र C3H8 होता है, और ब्यूटेन भी एक कार्बनिक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र जो है C4H10 होता है। परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करें, ये होगा आपका जॉन डाल्टन। और जे थॉमसन का नाम काफ़ी आपने सुना होगा, अक्सर इससे प्रश्न पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। और परमाणु सिद्धांत जो है प्रस्ताव किया है जे डाल्टन। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? यह होगा आपका जीवित जीव और भौतिक कारण, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का एक समुदाय होता है और इसमें उनके भौतिक वातावरण में दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। अजैविक में क्या होता है? निर्जीव जीव, जैसे कि वायु, जल, मिट्टी, खनिज, सूर्य के प्रकाश, ये सब क्या है? ये है आपका अजैविक, ठीक। और जैविक में क्या होता है? जीवित जीव, जैसे कि हम लोग हो गए, निर्माता, उपभोक्ताओं, जैव अपघटक, ये सब क्या हो गया? जैविक। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर की बात करें तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह मध्य प्रदेश के सतपुरा पर्वतमाला के संरक्षण क्षेत्र में है, और इन्हें जो है 2009 में यूनेस्को द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था, और ये जो है होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में फैला हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और ये जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कहाँ है? यही है, मध्य प्रदेश में ही है। एक प्रश्न आपके लिए है,
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और पिछला वीडियो आप प्रैक्टिस सेट वाला जरूर देख लीजिए, और इधर आपको प्लेलिस्ट मिल रहा है, वहां पे आपको सारे वीडियो देख सकते हैं एक साथ। और अंत में वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।